नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बीच चुनाव के बीच में कांग्रेस की तरफ से जो मैसेजिंग की गई, कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया कि कांग्रेस ही इकलौती पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। मायने साफ थे टीएमसी की तरफ, यानी कि टीएमसी बीजेपी को हरा नहीं सकती। और उसके बाद एक केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने जिस तरह से टिप्पणी की, जिस तरह से टीएमसी के जिसके कहते हैं जख्म, उस पे घाव छिड़कने का काम किया कि राहुल गांधी एक तरह से मजे ले रहे हैं टीएमसी का। लेकिन इसके साथ भी हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो बम्पर वोटिंग हुई है, उसका अब तक जो सेफोलॉजिस्ट जिस नतीजे पे पहुंचे हैं, वो क्या एक परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है या फिर ममता के वोटर्स ने आकर इमोशन में आकर वोटिंग की है। और साथ ही पवन खेड़ा की मुश्किलें किस तरह से बढ़ गई हैं, इन सारे मुद्दों को हम समझने की कोशिश करेंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट शेखर अय्यर और साथ ही आशीष मिस्त्री, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत शेखर आपसे करेंगे। शेखर, आप कैसे देख रहे हैं जो कांग्रेस की तरफ से टीएमसी के जख्म या फिर बीच चुनाव के दौरान में इस तरह की बातें या इस तरह की मैसेजिंग क्या कहती है कि इंडिया ब्लॉक या फिर एक तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी या कांग्रेस या लेफ्ट का अलायंस, इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं बनी तो कांग्रेस मजे ले रही है, या फिर कांग्रेस को सचमुच ये एहसास है कि टीएमसी वहां पे हार रही है, ममता हार रही है? ये देखिए, राहुल गांधी का कल जो वीडियो जो बयान है वो सबको आश्चर्य किया, क्योंकि जब पहला चरण का चुनाव चल रहा है इस समय ये कहना कि अगर तृणमूल हारती है बंगाल में उसका कारण, और बीजेपी जीतती है तो उसका कारण तृणमूल ही होगा, ममता ही होगा। एक प्रकार से कांग्रेस के नेतृत्व तरफ से एक मैसेज है कि वहाँ पे जो बंगाल में जो मेन बैटल रह गया तृणमूल और बीजेपी के बीच में, और कांग्रेस का कहाँ कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहा। लेकिन मुझे जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है, हो सकता है एक दो जगह कांग्रेस अच्छा फाइट देगी, जैसे आपके जो जो हमारे ये हैं, एक दो जगह पर कांग्रेस फाइट दे रही है। लेफ्ट का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी जो पिक्चर जो सामने आ रही है, कल जो मैसेजिंग का कारण यही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लग रहा है कि ये समय आ गया है कि कांग्रेस की भूमिका जो है विपक्ष के एक मेन पार्टी के रूप में अभी से असर्ट करना है। क्योंकि बार बार यही बात थी कि भाई ममता पश्चिम बंगाल जीत जाएगी, जो केंद्र में आएगी, और स्वयं कह रही है, इस कैंपेन में भी कह रही है, फिर मैं दिल्ली जाऊंगा, बीजेपी को खत्म करूंगा। तो जब यानी मैं पूरा विपक्ष को इकट्ठा करूंगा बीजेपी के खिलाफ, तो इसे ऐसी समय में मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी को, अगर ममता जीतती है, चौथी बार अगर मुख्यमंत्री बनेगी, तो जो विपक्ष की जो मेन भूमिका है ममता अपने हाथ में ले लेगी। ये कोशिश पहले भी की थी, आपको याद होगा 2024 से चुनाव से पहले 22-23 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, जहां नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। फिर इंडिया ब्लॉक की एक तैयारी हुई, लेकिन फाइनली नीतीश कुमार स्वयं छोड़ के चले गए, क्योंकि राहुल गांधी तैयार नहीं थे नीतीश को कोई इंपॉर्टेंस देने की या कोई रोल देने के लिए। तो आज भी देखिए, कांग्रेस की मेरी जो खबर है, जैसे अधीर रंजन चौधरी है, वो स्वयं इस बार एमएलए चुनाव लड़ रहे हैं, वो अच्छा फाइट दे रहे हैं अपने बरहमपुर में। तो ऐसी एक दो नेता है जो कर रहे हैं, लेकिन लगभग कांग्रेस की संगठन, क्योंकि सारे संगठन पहले ही तृणमूल में ममता ने उनको ले लिया था, तो जो भी बच्चे एक दो नेता वही कर रहे हैं। तो एक बात है, और दूसरी बात मुझे जो लग रहा है, देखिए राहुल गांधी इस समय दोनों क्षेत्रीय दल के जो बड़े नेता है उनसे नाराज है। एक तो ममता है, दूसरा स्टालिन से भी नाराज है। इसलिए इस बार तमिलनाडु चुनाव में बस बहुत कम रैलियां की राहुल गांधी, और स्टालिन के साथ जो कार्यक्रम बार बार बनाया गया कि एक मंच पे आके एक अपील करें, राहुल गांधी इनकार कर दिए, ये कहकर कि उनकी शेड्यूल बड़ी बिजी है। अवश्य खड़गे जी ने एक आध मीटिंग में अटेंड किए, एक आध रैली में आए, और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार एक मीटिंग में शामिल हुए। लेकिन जो बड़ी मीटिंग की तैयारी थी अप्रैल 15 को सेलम में, जहां पे राहुल गांधी की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन राहुल गांधी ऑफिस से डीएमके के लिए कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। ज्यादातर राहुल गांधी जी का नाराजी यही है कि ये पार्टी कांग्रेस को ग्रो करना नहीं चाहते, और कांग्रेस को भूमिका को भी एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, क्योंकि राहुल गांधी जी का एक ही डिमांड था स्टालिन से, हमारी सीट बढ़ा दीजिए और एक प्रकार से हमको भी शामिल कीजिए सत्ता में। कितने इतने सालों से हम आपको
2006 में जबकि आपके पास मेजोरिटी नहीं था, हमने पूरी आउटसाइड सपोर्ट दी, लेकिन हमको किसी को मंत्री नहीं बनाया। तो बार बार उनका यही है भाई। फिर 11 में तो डीएमके हार गई, तो उसके बाद जयललिता आई, जयललिता दोबारा 16 में जीती, फिर उनका देहांत हुआ, फिर वो तो दूसरी कहानी है। तो कांग्रेस, राहुल गांधी जी का लग रहा है कि यह समय है जब क्षेत्रीय दल भी अपने जब चुनौती सामना कर रहे हैं, यही समय कांग्रेस को असर्ट करना है। देखिए बार बार तमिलनाडु में उनका यही था कि हम अब अगर सेकंड फिडल करते रहेंगे तो हमको तो हमारी क्षेत्र में भी काम नहीं होता। एक आध एमएलए अपना स्टालिन के साथ अच्छा संबंध रख के अपने क्षेत्र का कर लेते, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस को ये लगा, और सबसे ज्यादा गुस्सा राहुल गांधी को जो है कि अगर तमिलनाडु की बात किए, जो पी चिदम्बरम भूतपूर्व हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सोनिया जी से बात करके जिस तरह अलायंस करा लिए, जब राहुल गांधी चाहते थे कि ये इस पर एग्रीमेंट होनी चाहिए कि सत्ता में भागीदारी, और हमें सत्ता में भागीदारी भी चाहिए और सीटें भी बढ़नी चाहिए हमें, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की चिंता दूसरी तरफ है कि भाई जब लेकिन शेखर, कांग्रेस, ये राहुल गांधी की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी नहीं कही जाएगी कि अब जो राहुल गांधी का टारगेट होना चाहिए 2029 का लोकसभा, विधानसभा निपट गए, विधानसभा में आपकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, और आप कल की तारीख में जिसको कहते हैं ना कि फिर घूम फिर के आप स्टालिन या तेजस्वी यादव के पैरों में ही गिरेंगे, क्योंकि 2029 का लोकसभा चुनाव में आपको लोकसभा की सीटें जीतनी होंगी। अलायंस पार्टनर अगर आपके साथ में नहीं होगा, और अपनी भी सीटें आप खुद नहीं निकाल सकते बिहार में या तमिलनाडु में बिना स्टालिन या तेजस्वी यादव के, तो राहुल गांधी अपने संगठन को तो खड़ा नहीं कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जो पार्टनर्स हैं वो उन्हें ज्यादा लेगरूम दे। तो अजीब अजीब तरह की स्ट्रैटेजी राहुल गांधी की नहीं है। नहीं देखिए वैसे ही लगता है, क्योंकि जब आपने संगठन पर ध्यान नहीं दिया, मतलब मान लीजिए 2014 के बाद तो ध्यान देना चाहिए था जब आप विपक्ष पार्टी बन गए थे, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया। और यही बात ये क्षेत्रीय दल भी कहते हैं, ममता हो या स्टालिन, या महाराष्ट्र में भी यही बात कही जा रही है, भाई आप संगठन के हिसाब से कमजोर हो गए तो आप ये अलायंस में आ जाते हैं, फिर आप भागीदारी मांगते हैं, लेकिन उतनी आपकी नहीं है वहां पे। और बार बार डीएम के तरफ ये था भाई हम आपको ज्यादा सीट देंगे, उस सीटों में आप लड़ाई नहीं कर पाते, फाइट नहीं दे पाते, वो सीट को ऑपोजिशन जीत लेगी। लेकिन राहुल गांधी को लग रहा है कि हम एक समय है, यही समय है कि हमें शुरू करना है कि, और खास करके तमिलनाडु में प्रॉब्लम यह था क्योंकि डीएम के खिलाफ जितने एंटी इनकम्बेंसी है, मंत्रियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, वो सारे कांग्रेस पर भी पड़ता है जब कांग्रेस ने सत्ता का कोई सुख नहीं भोगा। तो वहां के एमएलए भी कहते हैं भाई हमें मिला क्या, मंत्रियों और डीएम के एमएलए, जो सिटिंग एमएलए जो दोबारा टिकटें जिनको मिली है, उनको तो उनकी तो काफी परेशानी है, लेकिन हमको भी मिलता है क्योंकि हम अलायंस के हैं। लेकिन फिर भी 28 सीट ले लिए, लेकिन बात फिर वही आ रही है भाई 28 सीट में कितने जीत पाएगी, क्या डीएमके पूरा समर्थन देगा कांग्रेस को 28 सीट में जीतने का। और ऐसा इशारा किया गया है, अब डीएम के तरफ से भी कहा जा रहा है भाई अगर इस चुनाव के बाद कांग्रेस अलग जाना चाहती है जा सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से डीएम के नेतृत्व को बड़ी नाराजगी है इस पर। और ममता को भी लगता है कि भाई लगातार आपने पिछले लोकसभा चुनाव में भी अलग से लड़े, हम हमारी जो क्षेत्रीय दलों की लीडरशिप को एक्सेप्ट करें। एक बात जिक्र करना चाहता हूं शंकर जी, 2016 में मुझे याद है 14 चुनाव के बाद ममता ने सोनिया जी से आके मिली थी, मेरी अच्छी जानकारी है। उस समय ममता की तरफ से एक प्रपोजल थी कि कांग्रेस को, क्योंकि 14 में आप हार गए, अभी ये स्पेस जो है आप थोड़ा पीछे आ जाइए, जैसे आपने जब नरसिम्हा सरकार के बाद, जब पहले देवगौड़ा पीएम बने, उसके बाद आई.के. गुजराल, और कांग्रेस पीछे से सपोर्टिंग पार्टी थी, इस तरह ऑपोजिशन स्पेस को थोड़ा हट जाइए। लेकिन उस बात पर सोनिया ने राजी नहीं हुई, वो कहेगी भाई हम कांग्रेस मेन ऑपोजिशन है ऑल इंडिया लेवल पे, हम कैसे अपनी जगह छोड़ दें। तो उसके बाद कोई बात नहीं हुई, 16 अब 19 तक कुछ नहीं हुआ, 19 लोकसभा चुनाव में भी कोई अलायंस कुछ नहीं बना ऑपोजिशन का। फिर आई बात 22-23 में, फिर एक कोशिश हुई जहां ममता अटेंड भी की कई ऑपोजिशन की मीटिंग्स में, मुंबई में, फिर पटना में, लेकिन उस मीटिंग, और चेन्नई में भी आई, लेकिन उस कुछ आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि ये जो स्पेस है विपक्ष का नेतृत्व स्पेस, वो कांग्रेस कभी छोड़ नहीं सकती। बिल्कुल।
और आशीष मिस्त्री, आपको क्या लगता है कि इस समय पे राहुल गांधी का ममता के ऊपर व्यंग करना ठीक है? सारे जो कांग्रेस की अलायंस पार्टनर रही है या फिर अलग-अलग राज्यों में वैसी क्षेत्रीय दल रहे हैं, उन सबको लगता है कि सबसे जो कमजोर कड़ी है कांग्रेस है, और कांग्रेस को लगता है कि बीच चुनाव के बीच में ममता को कमजोर कड़ी बताना, ये आपको लगता है अच्छा कल की तारीख में मान ली ममता जीत जाए, तो फिर क्या होगा? फिर तो राहुल गांधी अपनी एक तरह से फजीहत ही क्या कराएंगे ना, कि कल की तारीख में ममता और मजबूत होकर नरेंद्र मोदी को इस वेव में और 90% 93% के पोल में भी सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेस को भी हरा के ममता अगर चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो राहुल गांधी के लिए तो बिल्कुल कोई जगह ही नहीं होगी। मैं पूरी तरह से तो सहमत नहीं हूँ इससे, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी है। देखा जाए तो लास्ट दो जो चुनाव हुए हैं यहाँ पे, वहां पे लेफ्ट और कांग्रेस की जो कोalition थी यहाँ पे, तो पहले से ही कांग्रेस के साथ जो यहाँ पे क्या हुआ है ना, ये एक टू फेस्ड गेम है। बंगाल में स्टेट के अंदर यहाँ पे कांग्रेस और लेफ्ट दोनों मिल करके लास्ट सारे चुनाव में वो लोग लड़े थे, और सेंटर में जाके फिर इंडिया ब्लॉक। तो उनका क्या है कि स्टेट लेवल पे जाके उनका गेम अलग है। इसका एक कारण भी है, और उसके साथ साथ बीजेपी की राइज के बाद जो हुआ है, पूरी तरह से बढ़ गया है सोसाइटी। यहाँ पे एब्सोल्यूट पोलराइजेशन हुआ है, और कांग्रेस की जो अपनी जो जगह जमीन है, जो मुर्शिदाबाद, मालदा और नॉर्थ बंगाल के कुछ हिस्सों में, वहां पे हुआ क्या है, उनका एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है। अब चॉइस क्या है, यहाँ के जो मुस्लिम आवाम है, उनके जो वोट है, वो उनके पास चॉइस है क्या? चॉइस ये है कि उनके ऑटोमेटिक चॉइस बन गया है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस ने अपने आप को उस तरह से अपने आप को बिल्डअप किया है, नैरेटिव क्रिएट किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ लास्ट टाइम, एक चीज है जो कि सारे जो एनालिस्ट है इस चीज को मतलब नजरअंदाज करके आगे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले, 2 ही साल की बात है, एक जगन्नाथ टेम्पल बना है यहाँ पे, जो पूरी की वहां पे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। वो बिल्कुल पुरी के जो जगन्नाथ धाम है उसके सेम सिमिलर काइंड ऑफ जो जगन्नाथ धाम है, वो यहाँ पे दीघा में हुआ है, जो समुंदर के किनारे है। इसके साथ साथ ये जो हिस्से है मुर्शिदाबाद, मालदा, ये मुस्लिम बेल्ट है, वहां पे एक बहुत बड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हो गया है रिलीजियन के अंदर भी। इस बार आप देखिए इलेक्शन में मुस्लिम पॉपुलेशन को तोड़ने की कोशिश किया गया है। लास्ट टाइम क्या था कि लेफ्ट अगर थोड़ा सा भी मतलब स्ट्रांग है तो वो तृणमूल के फेवर में जा रहा था, क्योंकि वहां पे लेफ्ट और यहाँ पे कांग्रेस दोनों का कोalition चल रहा था। तो जहां पे हिंदू वोट है, हिंदू वोट की बात है, वो वहां पे वो बढ़ जा रहा था। लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा है। मुस्लिम वोट को तोड़ने के लिए जो वोट बैंक है, ताकि वो कंसोलिडेट ना करे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वो तृणमूल का ऑटोमेटिक चॉइस बन गया है तृणमूल कांग्रेस उनके लिए। ये जगन्नाथ टेम्पल होने के बाद फिर हुमायूं कबीर के नेतृत्व में उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही है बेलडांगा में, तो वो भी स्टार्ट हो गया था। उसके साथ साथ क्या हुआ है, ये जो मुस्लिम वोट बैंक जो कि कंसोलिडेट करते हुए उसके लास्ट स्टेज तक पहुंच गया था, वो टूट चुका है बिल्कुल। अब कांग्रेस के पास चारा ही क्या है, ऑप्शन ही क्या है? कांग्रेस के अपने एग्जिस्टेंस के लिए इस बार जो अधीर रंजन चौधरी है, जो जीतने वाले हैं, बहुत ग्राउंड लेवल से जितने भी मेरे पास न्यूज आया है, शायद वो जीत जाएंगे वहां पे। तो कांग्रेस कुछ ही हिस्सों में अच्छा रिजल्ट लाने वाला है। वो क्यों, कैसे वो पॉसिबल हुआ है? ये पॉसिबल हुआ है उस जगन्नाथ टेम्पल को लेके, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन में भी एंगर आ गया है। तो बीजेपी का प्रॉपर काउंटर कौन कर सकता है इसके बाद? जैसे मुझे पता नहीं कि नतीजा क्या आएगा 4 तारीख को। अगर ये दूसरा नतीजा आता है, जिसके चांसेस बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये फेज जो निकला है वो बीजेपी के फेवर में है, बिल्कुल फेवर में है। जितना भी ग्राउंड रिपोर्टिंग है, 100 के आसपास सीटें बीजेपी को मिलने वाला है इसमें, ऐसा ही कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। एक तो वोट ज्यादा हुआ है, वो तो एक कॉमन सेंस है, लेकिन उससे क्या हुआ था, मैं आज भी बहुत सारे लोगों से मिला था ग्राउंड लेवल में, जो बात उन लोगों को सोचना है ना, ये एक ट्रेंड क्रिएट हो जाता है। हर एक दक्षिणपंथी जो पार्टियां होते हैं, वो इस तरह के 2 या 3 फेज में, पहली फेज के बाद वो एक माहौल, वो एक हवा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एक लहर क्रिएट करने, वो हो चुका है। जैसे कि लोगों के परसेप्शन में ये आ गया है, क्योंकि वोट
ज्यादा पोल्ड हुआ है, कास्टिंग ज्यादा हुई है, इसका मतलब है यहाँ पे चेंज आने वाला है। ये जो, और बंगाल का ट्रेंड आप देख लीजिए उठा करके, यहाँ पे पॉसिबल विनर को ही वोट दिया जाता है। जब लहर क्रिएट हो जाता है ना, 2011 में वही था, 34 साल का सरकार गिर गया था, इस बार एग्जैक्टली वही हुआ है। तो कांग्रेस के पास चारा है नहीं, कांग्रेस को अपने एग्जिस्टेंस के लिए अपने जो सेक्युलर आइडेंटिटी है वो स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, और ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि तृणमूल अब मुस्लिम लोगों के लिए भी ऑटोमेटिक चॉइस है नहीं, रादर कांग्रेस उस स्पेस में आ सकता है। तो मुस्लिम वोट नहीं, इस ये तरह बात से, आशीष जी, ये सारे लोग समझ रहे हैं कि बेसिकली मुस्लिम जो कम्युनिटी है, वोटर है, उसको राहुल गांधी मैसेजिंग कर रहे थे, सॉफ्ट मैसेजिंग, कि भाई टीएमसी तो हरा नहीं सकती है, तो इसलिए कांग्रेस को वोट दो और जो उनके पॉकेट्स हैं। एग्जैक्टली, लेकिन सवाल ये है कि वोटिंग वाले दिन अगर आप इस तरह की मैसेजिंग करेंगे, राहुल गांधी को यही मैसेजिंग करनी थी तो 5 दिन पहले करते, खुद कैंपेन में जाते। पश्चिम बंगाल के कैंपेन में राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी नहीं गई, तो और उसके बाद भी आप सोचते हैं कि वोटिंग वाले दिन, अंतिम दिन, ये मैसेजिंग करके मुस्लिम वोट डिवाइड होके आपको वोट दे देगा। तो आपको एक तरीका होता है कि कैसे आप अपने मोबिलाइजेशन करते हैं। अगर मोबिलाइजेशन का ग्रास रूट पे अगर एबीसीडी भी आपको अगर नहीं पता, आप सोच रहे हैं कि पेड़ के नीचे हम लेटे हुए अंगूर अपने आप गिर जाएगा, हम एक स्टेटमेंट दे देंगे लास्ट मोमेंट पे, तो सवाल ये है कि राहुल गांधी को ये मैसेजिंग करनी थी माइनॉरिटी के बीच में, तो 5 दिन पहले से वो करते, खुद वीडियो मैसेज जाते, कैंपेन कर लेते, प्रियंका गांधी को जाके बुलवा देते, किसी और से बुलवाते ये बात। देखिए कांग्रेस की रिवाइवल कैसे हो सकती है, एक थियोरेटिकल बात है। कांग्रेस की रिवाइवल एक ही तरीके से हो सकती है, वो है बीजेपी के, अगर यहाँ पे बीजेपी का सरकार बनता है तब जाके आप कांग्रेस के बारे में सोच सकते हो। ऐसा ही सोचा है उन्होंने। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। राहुल गांधी ने क्या किया है, सबको लगेगा ये काफी मैच्योर सा बच्चों जैसी हरकत है, लेकिन ये बच्चों जैसी हरकत है नहीं। जैसे उन्होंने क्या किया है, ये जो ट्रेंड क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, वायलेंस इस बार बिल्कुल नहीं हुआ है। वो जो जितने भी, देखिए दो चीज होती है, फ्री और फेयर इलेक्शन का। फ्री तो इलेक्शन इसमें तो हुआ है, अब फेयर क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। लोगों ने वोट दिया अपना, अब उनको अब ये पता चल गया। देखिए कांग्रेस के साथ तृणमूल का जो रिश्ता है वो भी तो हमको समझना पड़ेगा। तृणमूल ने क्या किया है, पहले उन्होंने तोड़ा है कांग्रेस को बिल्कुल, धीरे धीरे ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। उसके बाद उन्होंने लेफ्ट को थोड़ा सा तोड़ा है। फिर तृणमूल की जो वोट शेयर है वो आज 50% के आसपास पहुंचा था लास्ट टाइम, जहां पे घोस्ट वोटर्स भी है। इस बार जो घोस्ट वोटर्स वाला इशू नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ये जो लोग सरप्राइज है ना कि 90%, 92% कैसे हो गया है। मैं आपको एक जस्ट इसमें ऐड करता हूं, जो बाहर के राज्यों में हम लोग जाते हैं काम करने के लिए, वो परसेंटेज 12% से कम नहीं है। यहाँ से दूसरे देशों में जो हमारे लोग काम करते हैं वो 6 से 7% की है। ये एग्जैक्टली कारण है क्योंकि 7% लोगों ने अभी तक वोट दिया नहीं है, 92 से थोड़ा ज्यादा आया है। ये लोग बाहर रहते हैं, मिडिल ईस्ट में मोस्टली। और दूसरा जो है 12% का, ये वोट घोस्ट वोटिंग होती है। यहाँ पे हमको पता है बूथ कैप्चरिंग होती है, इस बार एक भी बूथ कैप्चर्ड नहीं हुआ था। तो राहुल गांधी समझ गए कि कांग्रेस की रिवाइवल, तृणमूल जब तक यहाँ पे रहेंगे तब तक कांग्रेस की रिवाइवल के कोई चांसेस है नहीं। और दूसरा जो चीज है, उनको ये तो मैसेज उनके पास है कि जो मुर्शिदाबाद में, मालदा में, इस एरिया में तृणमूल के अगेंस्ट में जो डिस्कॉन्टेंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है मुस्लिम पॉपुलेशन का, उनके लिए एक सपना जरूरी है, मतलब दिखाना जरूरी है कि कांग्रेस एक ऑल्टरनेटिव उभर के आ सकता है। लेकिन कांग्रेस की जो एग्जिस्टेंस है ना बंगाल में, वो एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है, इसका कारण ये है कि अब देखिएगा तृणमूल का एग्जिस्टेंस क्यों है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग पावर के साथ है, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है। तो जब तक बीजेपी ऑपोजिशन में नहीं होगा तो कांग्रेस को आप रिवाइव नहीं कर सकते। आपको दिखाना पड़ेगा ना कि ये हमारे ऑपोजिशन है, इसी से हमको लड़ना है। तो कांग्रेस का प्रॉब्लम यह है, उनका कोई ऑपोजिशन है ही नहीं जिसको वो दिखाए। वो अगर बोलेंगे कि हम बीजेपी से लड़ेंगे, कौन मानेगा? बीजेपी के पास अगेंस्ट में वो कांग्रेस है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वो ये जगह उनको वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्पेस, ताकि तृणमूल के जगह पे हम कर सकते हैं, अगले दिन में लीड कर सकते हैं। और एक सेक्युलरिज्म का एक वेव भी मतलब ऑलरेडी क्रिएट होना शुरू हुआ है ग्राउंड लेवल पे।
शेखर, आपको क्या लगता है कि वोटिंग के एक दिन के बाद जो पॉलिटिकल पल्स है वो क्या समझ में आती है पश्चिम बंगाल में आपको? क्या इस बार का चुनाव और जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसमें सारे लोग आश्चर्यचकित हैं कि ठीक है, वो जब सारे कानून सारे लोग समझ रहे हैं कि भाई जो माइग्रेंट हैं या जो जिन लोगों को था कि इस चुनाव में नहीं जाएंगे तो वो कहीं रोल से बाहर हो जाएंगे, उनकी नेशनलिटी शंका में आ जाएगी, वो सारे लोग टर्नआउट में रिफ्लेक्ट हुआ है और रोल भी क्लीन हुआ है, उसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन ग्राउंड से आपको क्या समझ में आता है कि क्या बीजेपी इस बार सत्ता के बेहद करीब है, जहां पर इस बार बीजेपी ममता के किला को गिरा सकती है फर्स्ट पेज के बाद? देखिए, तीन बातें जो खबर मिल रही है पश्चिम बंगाल से। एक बात, जैसे अभी हमारे को पैनलिस्ट कह रहे थे, पहली बार बहुत सालों के बाद जिस तरह पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हुए और उस फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया गया ज़्यादातर, और इस डिप्लॉयमेंट में ही आपने देखा कि बिना भय बहुत लोग घर से बाहर आ पाए वोट करने के लिए, इसीलिए संख्या बढ़ी। दूसरी, एसआईआर के बाद लोगों के अंदर एक दूसरा प्रकार डर आ गया, अगर आप वोट नहीं करोगे तो आपका नाम कट जाएगा, इसलिए कई लोगों ने बाकी प्रदेशों से भी वहां ट्रेन पकड़ के गए वोट देने के लिए, ये क्योंकि इनका डर है कि भाई नाम कट जाएगा। तो इसीलिए ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो है कि देखिए, ममता के खिलाफ, एक ममता के छोड़कर बाकी मंत्रियों और तृणमूल के जो लोकल दादास है उनके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। ऊपर दीदी है, लेकिन नीचे सारे जो सिस्टम है वो सिस्टम पिछले बार भी था, लेकिन दीदी ने उसको मैनेज कर लिया, ये कह के भाई मैं हूं। लेकिन लोगों ने देख लिया कि 15 साल में चुनाव के बाद फिर वही हालत बनेगी, फिर ये जो लोकल दादा ही चलाएंगे, ऊपर वो है और उसके भाईपो है, लेकिन नीचे वाले तो वही एक्सटॉर्शन है, जितना सेक्सुअल वायलेंस के लिए दादागिरी कही है, ये सब चलेगा फिर। तो लोगों के अंदर जहां उनको लगा भाई बिना भय बाहर आके वोट कर सकते हैं, और ये बात बार बार कही जा रही है कि चुनाव के बाद भी, क्योंकि पोस्ट पोल वायलेंस भी होता है कि एक प्रकार से पनिशमेंट दिया जाता है, तो ये अभी नहीं। शंकर जी, मैं बता रहा हूं, उस समय से जब सिद्धार्थ शंकर सीएम थे तब एंटी नक्सलाइट वायलेंस था काफी, उसके बाद वामपंथी आए 77, फिर एक साइंटिफिक रिगिंग शुरू हुई जहां पे जो लेफ्ट के खिलाफ है उनको काफी डराते थे। और इतने तक मुझे याद है, जब वाजपेयी सरकार थी दिल्ली में, ममता ने उस समय कांग्रेस छोड़ने से पहले और बाद में भी उन्होंने कई लोगों को बंगाल से ट्रेन में ले आए दिल्ली, एक प्रदर्शन किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां जो लोग वामपंथी को वोट नहीं दिए, किसी का अंगुली कटा हुआ था, किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का पैर कटा हुआ था। वो दृश्य मतलब इतना शॉकिंग था दिल्ली हमारे मीडिया के लिए, भाई क्या वामपंथी का एक दूसरा चेहरा, क्योंकि दिल्ली में होती है भाई वामपंथी का मतलब बड़े इंटेलेक्चुअल वाले, बिल्कुल। लेकिन जो अगली साइड ऑफ लेफ्ट है वो पश्चिम बंगाल में लोगों ने देखा, जैसे केरला में भी देखा है। तो ये जो अगली वायलेंट साइड वो ममता ने लाई, ममता ने दिखाया, और उस समय देखिए कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट ने ममता के साथ नहीं दिया। यह बात आज मुझे जिक्र करना पड़ता है, इसलिए ममता और कांग्रेस की डिस्कस क्यों हुई। जब ममता वामपंथी के खिलाफ जब एक बड़ी लड़ाई कर रही थी, कांग्रेस के नेता जैसे प्रणब मुखर्जी, ये लोग नहीं चाहते थे भाई लेफ्ट को नाराज करें, लेफ्ट को साथ रखना, क्योंकि हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है बीजेपी। तो ममता को हमेशा लगा कि भाई कांग्रेस तो मुझे कभी साथ नहीं देगी, तो अपने अकेले पहली 11 में जीती, फिर 16 में, लेकिन धीरे धीरे करके उनका फॉर्मूला वही था जो लेफ्ट वाला था, मेरे खिलाफ जो भी है उनको ये अपना लो या उनको भयभूत करके ये कर दो। इतना तक शंकर जी आप जानते हैं, जब भी पंचायत चुनाव हुआ है, जितना बार हुआ है, आपके कैंडिडेट जो है जो पंचायत चुनाव या जिला परिषद चुनाव में नॉमिनेशन भरने के लिए इकट्ठे जाते थे, कांग्रेस वामपंथी बीजेपी कैंडिडेट जाते थे, क्योंकि उन पर अटैक हो जाता था। तो ये जो पॉलिटिकल वायलेंस एक टूल रहा है पश्चिम बंगाल के अभी जो इतिहास में, जो रिसेंट मतलब 70 से कहिए, इसकी वजह से आज क्या है कि बहुत लोग वोट करके आए। और दूसरी बात, ज्यादातर जो बात है कि ममता का डिपेंडेंस है, हेवी सॉलिड वोट बेस है मुसलमान के अलावा, मुसलमान 30% कहा जा रहा है, वो है महिला के लिए इन्होंने कई कार्यक्रम, जो सोशल कार्यक्रम, लक्ष्मी भंडार, ये वो करके रखे हैं, लेकिन
लगातार एक बात तो मैं देख रहा हूं, तमिलनाडु में भी और पश्चिम बंगाल में भी महिला सुरक्षा को लेकर बहुत आवाज उठी है इस बार। वो संदेश कली के कारण हो या आरजी कार हॉस्पिटल की घटना को लेकर हो, सो महिला के अंदर भी, और खास करके युवा महिला, यंग गर्ल्स, आप देख रहे हैं यंग वर्किंग वुमेन वगैरह भी, आप जितने इंटरव्यूज में बार बार ये बात बोले, भाई पहले जैसे बंगाल नहीं है, पहले जैसे कलकत्ता नहीं है। एक समय था कलकत्ता में कुछ भी हो जाए लेकिन महिला बहुत सुरक्षित थी, रात को जा सकते थे, ऑफिस से घर आ सकते थे। लेकिन आज जो माहौल वहां बन गई है जिसमें उनको लग रहा है कि सुरक्षा को लेकर बोलना पड़ रहा है, लेकिन ममता ने उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ममता इतना ही कहते भाई एग्जैजरेशन हो रहा है, ये हो रहा है। अगर ममता उसको हैंडल करती तो अलग होता। तो कहीं ना कहीं जो साइलेंट वोटर है, देखिए बंगाल के वोटर ये भय के कारण कभी ज्यादा बोलते नहीं है। जो भी लोग अभी इंटरव्यूज में जो बोल रहे महिला सुरक्षा, वो यंग कॉलेज गोइंग टाइप से जो थोड़ा बोल देते, लेकिन वो भी कोई पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी के बारे में नहीं बोला, लेकिन इतना बोला भाई हमें सुरक्षा चाहिए। अगर चीज चाहिए इसका मतलब अभी नहीं है। अगर आप कह रहे हैं भाई सुरक्षा चाहिए अब, तब तो सुरक्षा नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखकर, और जैसे अभी हमारे ये कह रहे थे को पैनलिस्ट, ये जो चुनाव कल हुआ था वो ज्यादातर नॉर्थ बंगाल और थोड़ा बहुत साउथ वेस्ट का है। तो यहाँ पे बीजेपी का हमेशा पहले से है, मतलब नॉर्थ बंगाल में भी और जंगल महाल ये एरिया सब है, तो वो थोड़ा है ही इधर, मतलब ये। लेकिन अब बड़ी लड़ाई है जो 29 तारीख को, जिसको कहते हैं प्रेसिडेंसी एरियाज, यानी कलकत्ता और आसपास एरिया, जहां सबसे बड़ी लड़ाई है। वो लड़ाई में तृणमूल का गढ़ है वो, और यहां भी अगर बिना वायलेंस हो जाए तो मुझे लगता है तृणमूल के लिए भी चिंता बढ़ेगी। देखिए कल जो पहला रिएक्शन जो ममता का है उसको हम स्टडी करना है। पहला रिएक्शन क्या था, जैसे ही वोटिंग परसेंटेज आई, ममता का कहना था कि ये नहीं बोले कि हम जीत रहे, उसने कहा कि हमको कोई हरा नहीं सकता। ये नहीं कही कि हम हारेंगे नहीं, मतलब हारा नहीं सकता, इसका मतलब वैसे तो हम हारेंगे नहीं, लेकिन एक प्रकार से संदेश करना शुरू कर दिया ईवीएम को लेकर, पोलिंग बूथ को लेकर। क्योंकि जो दूसरी बात देखिए, एक तो जो गोस्ट वोटर्स की बात, क्योंकि लगातार लोगों ने देखा है हर 5 साल जो मर चुके हैं वो आके वोट डाल के जाते हैं पश्चिम बंगाल में। इसको लेकर कई मीम्स भी बनी है, जोक भी बनी है, ये मतलब एक रियलिटी है। ले भाई उनका नाम पर वोट डाला जाता था, लेकिन इस बार वो शेखर, एक इसमें मैं काउंटर क्वेश्चन करूंगा कि क्या आपको लगता है जो ममता विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, विक्टिम कार्ड कई बार पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो जाता है अगर जनता का नेता से काफी गहरा जुड़ाव हो। जैसे कि बिहार में भी अगर नीतीश कुमार को लेकर देखें कि नीतीश कुमार की लोग जब मजाक उड़ाते थे कि नीतीश कुमार तुम मंच पे भूल जाते हैं, किसी महिला को पकड़ लेते हैं, कुछ भी बयान देते हैं अनाप शनाप, लेकिन उसका कोई जनता के बीच में इम्पैक्ट नहीं था। जनता की कहती थी कि नहीं जी, नीतीश जी तो हमारे लिए फादर फिगर जैसे हैं। वैसे ही आप उड़ीसा में देखें, नवीन पटनायक की जो इमेज थी, नवीन पटनायक का जो कनेक्ट था, ठीक है नवीन पटनायक के आसपास के लोगों के कारण, एंटी इनकम्बेंसी के कारण चुनाव हार गए नवीन पटनायक, लेकिन डिस्पाइट दैट उनकी आज भी इज्जत है उस स्टेट में और उनका वोट परसेंट कम नहीं हुआ। आपको लगता है कि ममता का जो विक्टिम कार्ड है वो ममता के लिए फायदेमंद होगा, काउंटर पोलराइजेशन होगा, या एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा भारी पड़ेगी कि उस पर वो विक्टिम कार्ड भी नहीं चलेगा? देखिए विक्टिम कार्ड भी बार बार इस्तेमाल करने से उसका भी इम्पैक्ट कम होता जाता है। देखिए वो बार बार क्या कह रही है कि बांग्ला अस्मिता, बांग्ला भाषा की जो एक प्राइड, ये मैं क्या, और बांग्ला कल्चर, ये तीनों बातों को उन्हें काफी बार किया। और अपने आप को, पिछले चुनाव तो इसी पर था, बांग्ला में बंगाली में के चाहिए, मैंने बंगाल को एक बंगाली मतलब बेटी को ये करना है। लेकिन ये बात बार बार क्या होता है, देखिए जो लोग उसके, और इस बार बीजेपी ने थोड़ा कोर्स करेक्शन किया। ज्यादातर चेहरा जो ममता के खिलाफ बोल रहे थे, कैंपेन में थे, केंद्र से अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर मोदी छोड़ के और कोई नहीं है। कोई बाहर से मुख्यमंत्री वगैरह, योगी लास्ट में आए, लेकिन पहले जैसा भूल नहीं किए। पहले लग रहा था जैसा कोई उत्तर भारत से एक आक्रमण हो रहा है, और बंगाल ने इस तरह आक्रमण मराठा के काल में देखा है, तो उस समय वो तुलना भी कही, भाई देखो इस तरह के आक्रमण है जो बंगाली अस्मिता पे आक्रमण है। लेकिन इस बार इन्होंने कोर्ट करेक्शन किया और ज्यादातर ममता के पर्सनल ये पे कुछ किए नहीं हुआ।
तो ममता के लिए भी ये ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई इस बार उतनी करना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी देखिए वो एक फैक्टर है, हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अपने एक उनका एक पुल है, लेकिन उस पुल को नीचे जो खींच रहा है, जो तृणमूल के जो बाकी दादा और उनकी जो कारनामा रही है पिछले 10 साल देख चुके हैं, और उनको और उनके आपस में भी झगड़ा। देखिए शंकर जी, कल जो हमने इस पे देखा था, जो झगड़ा हुमायूं कबीर और उनका जो आपने जो देखा, जो दृश्य देखा, वो क्या था? जो तृणमूल ग्रुप के बीच में झगड़ा था। ऐसे तृणमूल में कलेक्शन को लेकर, तोलबाजी को लेकर तो कई इतने गुट बन गए पार्टी के अंदर। देखिए ममता बीजेपी को तो वो चैलेंज को मैनेज कर ली है, हो सकता है इस बार भी मैनेज कर ले, लेकिन अंदर जो चैलेंज है, इसीलिए शंकर जी ममता की इस बार क्या है भाई, अगर बीजेपी 100 पार कर जाएगी तब उनकी सरकार की स्टेबिलिटी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस वक्त अभी हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी टूट गई है, राघव चड्ढा ने 7 लोगों को लेकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ममता का डर है अगर बीजेपी 100 क्रॉस कर जाएगी, मान लीजिए 110, 120, मेजोरिटी भी नहीं पाए, ममता फिर आ जाए, लेकिन उस सरकार की फ्यूचर बड़े प्रॉब्लम में रहेगी, क्योंकि अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत है। क्योंकि उनकी जो भाईपो है अभिषेक बनर्जी, वो भी कितने साल इंतजार करेंगे, वो तो कहेंगे भाई ममता जी आप दिल्ली जाइए, फिर हम संभालेंगे। तो ये कई बातें हैं। मुझे लगता है ये चुनाव ममता जीत भी जाए, अगर पिछले जैसा 2012 से अगर फिगर कम हो जाए, 200 से नीचे टपक जाए, तब भी ममता के लिए आगे वाले समय बहुत चुनौतीदायक होगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने बीच चुनाव के बीच में मैसेजिंग की, अपने माइनॉरिटी वोट को बचाने के लिए, माइनॉरिटी वोट कांग्रेस के पक्ष में वोट करे, लेकिन साथ ही राहुल गांधी की ये भी चुनौती है कि अगर ममता चुनाव जीत जाती है तो निश्चित रूप से अपोजिशन कैंप में एक जो सबसे बड़ा चेहरा होगी वो ममता बनर्जी होगी, और शायद राहुल गांधी काउंटर बैलेंस करने के लिए पहले से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 4 तारीख को नतीजा क्या होता है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारे साथ शेखर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही मिस्त्री साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डेली न्यूज़ के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.